इमोशन, फीलिंग्स, मूड फॉर एक्टर्स। जी हाँ, इस वीडियो में हम इन्हीं 3 शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिए और आखिरी तक इस वीडियो को देखिए। यूं तो YouTube पर लोग इन 3 शब्दों का प्रयोग बिना सोचे समझे कहीं भी करते हैं, पर ये तीनों शब्द अलग हैं, इनके अर्थ भी अलग हैं। लोग भले इसका प्रयोग कहीं भी करें, पर एक एक्टर को इनका फर्क समझना चाहिए। समझेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो आज बात करते हैं सबसे पहले इमोशन की। इमोशन यानी भावना। हमारे जीवन में जब कुछ घटता है तो हमारे बॉडी और ब्रेन में एक खास तरह का केमिकल रिलीज होता है, जिससे हमें एक सेंसेशन मिलता है और हम उसे इमोशन कहते हैं। न्यूरोसाइंस की माने तो इमोशन की लाइफ स्पैन 6 से 9 सेकंड तक ही होता है, यानी इमोशन हमारे साथ सिर्फ 6 से 9 सेकंड तक के लिए ही रहते हैं। और आप सोचिए, एक्टिंग करते वक्त इमोशन के नाम पर आप घंटों पता नहीं क्या करते हैं। बस इसमें से ये याद रखें, इमोशंस क्षणिक होते हैं और इनके पीछे हमेशा कोई कारण होता है। अब बात करते हैं दूसरे शब्द की, यानी फीलिंग्स, यानी हिंदी में जिसे आप कहते हैं अनुभूति। यूं तो फीलिंग एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है जिसका प्रयोग आप आम जीवन में बार बार करते रहते हैं, जैसे आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग हॉट, यानी महसूस करना। जी हाँ, आप जब इमोशन को महसूस करते हैं उसे ही फीलिंग कहा जाता है। इसमें याद रखने वाली बात एक ही है, इमोशन के बाद फीलिंग आती है। फीलिंग और इमोशन में आप फर्क समझते हैं। इमोशन में थॉट्स नहीं होते, फीलिंग में थॉट्स होते हैं। फीलिंग हमेशा एक इमोशन से उपजता है और इसमें 2 तरह के थॉट्स होते हैं, एक आपके पुरानी यादें यानी मेमोरीज, और दूसरी तरफ आने वाला वक्त यानी उससे जुड़े डर या संभावनाएं। इसीलिए हमेशा याद रखें, इमोशन के बाद फीलिंग। न्यूरोसाइंस के हिसाब से देखा जाए तो जहां इमोशन हमारे साथ कुछ सेकंड्स के लिए रहते हैं, फीलिंग हमारे साथ कुछ घंटों तक रह सकते हैं। अब बात करते हैं मूड की, यानी मनोदशा। जब इमोशन और फीलिंग्स आपस में मिल जाएं, तब मनोदशा की उत्पत्ति होती है, यानी मूड बनता है। न्यूरोसाइंस की माने तो मूड आपके साथ कुछ महीनों, कुछ दिनों या फिर कुछ सालों तक भी रह सकता है, और इसके लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती है। और शायद इसीलिए स्टैनिस्लावस्की, उटा हैगन, स्टेला एडलर जैसे टीचर्स मूड प्लेइंग को एक्टिंग में खराब मानते हैं। इन सब से एक्टर को क्या समझना चाहिए? बिना किसी कारण के इमोशन सच नहीं होते, और बिना किसी इमोशन के फीलिंग्स कभी सच नहीं होते। इसीलिए आपको इमोशन पर नहीं, उस कारण पर फोकस करना चाहिए। वैसे तो देखा जाए, फीलिंग, इमोशन या मूड, ये सारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं, और इन सबको समझने के लिए आपको प्लूचिक के व्हील ऑफ इमोशन को देखना चाहिए। प्लूचिक का ये इमोशन व्हील आपको यूनिकॉर्न एक्टर स्टूडियो के इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर जाएं और यूनिकॉर्न एक्टर स्टूडियो को फॉलो करें। व्हील ऑफ इमोशन में 8 इमोशन के बारे में बताया गया है और उनसे जुड़े कई सारे फीलिंग्स के बारे में। 8 से याद आया, ये 8वां एपिसोड है। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे नाट्य शास्त्र में दिए गए 8 भावों के बारे में, जिससे आप इस इमोशन, फीलिंग या मूड को बेहतर समझ सकें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंट्रो के बाद। नमस्कार, मैं हैप्पी रणजीत
आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान यानी गंदी यूट्यूब एक्टिंग ना सीखे के 8वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे नाट्य शास्त्र के 7वें अध्याय यानी भाव के बारे में। अब आप अचानक ये सोचने लगे होंगे, इमोशंस, फीलिंग्स, मूड से भटक कर हम भाव में क्यों चले गए। दरअसल इन सब का रहस्य नाट्य शास्त्र के 7वें अध्याय यानी भावाध्याय में ही छिपा है। इसलिए आइए जानते हैं भाव को। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था रस के बारे में। उम्मीद है आपने वो एपिसोड देख लिया होगा। अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज गो एंड वॉच इट, क्योंकि उसको देखने के बाद ही ये एपिसोड आपको बेहतर समझ में आने वाला है। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था रस ऑडियंस के लिए होते हैं और भाव अभिनेता यानी एक्टर के लिए होते हैं। तो आप ये मान लीजिए, अगर आप भाव को समझने लगे हैं तो आप एक्टिंग समझने लगे हैं। अगर आप भाव को प्रकट करना सीख गए तो आप एक्टर बन गए। पर यह इतना आसान नहीं है। नाट्य शास्त्र में भाव को समझने के लिए आपको उससे पहले कुछ बात जान लेनी चाहिए। जैसे नाट्य शास्त्र के अनुसार अभिनय 4 प्रकार के होते हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। मैं बार बार आपको नाट्य शास्त्र बता रहा हूं। यूं तो एक्टिंग के बारे में बात करने पर नाट्य शास्त्र का नाम बार बार आता है, पर मैं अपने मन से आपको कुछ नहीं बताने वाला। मैं आपको नाट्य शास्त्र से पढ़कर बताता हूं भाव के बारे में। तो लाएं नाट्य शास्त्र। यह है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के पहले खंड में 7वें अध्याय यानी भावाध्याय में आपको 2 श्लोक मिलते हैं। वाक अंग मुखरागश्च च काव्यंतर्गत भावम भावयने भाव उच्यते। अर्थात वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनय के जरिए जब आप काव्य यानी लिखे हुए स्क्रिप्ट के अर्थ को प्रकट कर सकें, उसे ही भाव कहा जाता है। यानी सिर्फ रोना या हंसना अभिनय नहीं होता। काव्य के अर्थ को जब तक आप प्रकट ना कर सकें, उसे अभिनय नहीं कहा जाएगा। पिछले एपिसोड में जैसे ही मैंने आपको बताया था रस निष्पत्ति के लिए एक रस सूत्र, वैसा ही भाव प्रकट करने के लिए एक सूत्र दिया गया है। विभावैराहर्त्यो यो अर्थस्थ अनुभावेन गम्यते वाक अंग सात्वाभिनये सभाव इति संगीता। यानी विभाव से जन्म लेता है और अनुभाव के जरिए प्रकट किया जाता है, और माध्यम आंगिक, वाचिक और सात्विक अभिनय है। यानी इसको समझने के लिए आपको 3 चीजें समझनी पड़ेगी: विभाव, अनुभाव और अभिनय यानी आंगिक, वाचिक और सात्विक अभिनय। इसको आसान शब्दों में समझने के लिए मैं आपको यही कह सकता हूं, विभाव यानी डिटर्मिनेंट। हिंदी में कहें तो इसके 3 शब्द हैं: कारण, हेतु, निमित्त। यानी वो कारण जिसके वजह से भाव की उत्पत्ति होती है। विभाव 2 तरीके के होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए एक लड़के ने एक लड़की को चांदनी रात में देखा और प्रेम हो गया। तो रस श्रृंगार है, भाव रति है। लड़का किसको देख रहा है? लड़की को देख रहा है, यानी लड़की आलंबन है। उद्दीपन क्या है? चांदनी रात है। यानी एक मॉडर्न एक्टर को क्या समझना चाहिए? कोई भी इमोशन या फीलिंग हो, वो बिना विभाव के नहीं हो सकता। और विभाव 2 तरीके के होते हैं। आपको हमेशा एक कारक ढूंढना है, यानी किसके कारण से हो रहा है, और एटमॉस्फेयर के बारे में ढूंढना है, जिसे नाट्य शास्त्र में उद्दीपन कहा जा रहा है। विभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। अब भाव को नाट्य शास्त्र के अनुसार 3 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कि 3 प्रकार के भाव: स्थायी भाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव और सात्विक भाव। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था हर रस के लिए नाट्य शास्त्र में एक स्थायी भाव का नाम दिया गया है।
8 रसों के लिए 8 स्थायी भावों के नाम इस प्रकार हैं: रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। इन स्थायी भावों के अलावा 33 तरीके के व्यभिचारी भाव यानी संचारी भावों के बारे में बताया गया है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूय, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, प्रबोध, आमर्ष, अवाहित, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। ये सारे आपको यूनिकॉर्न एक्टर्स स्टूडियो के इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगा। स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव को समझने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपने नदी को बहते हुए देखा होगा। नदी एक जगह से दूसरी जगह तक बहती है। उसका एक स्रोत होता है, परंतु उसके अलावा भी उसमें भंवर होते हैं, छोटी लहरें होते हैं जो किनारे से टकराती हैं। स्थायी भाव ठीक उसी नदी के स्रोत की तरह है और भंवर, छोटी लहरें वो सारी संचारी भाव हैं। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, शाहरुख खान रोते हुए सीन में भी कभी कभी मुस्कुरा देते हैं। यानी स्थायी भाव शोक है, पर हास्य संचारी भाव है या व्यभिचारी भाव है। संचारी या व्यभिचारी का अर्थ ही यही होता है जो आते जाते रहते हैं। स्थायी भाव मूल भाव होता है, व्यभिचारी भाव आते जाते रहते हैं। एक स्थायी भाव के साथ एक या अनेक संचारी भाव आ सकते हैं। इनके अलावा 8 सात्विक भाव के बारे में भी बताया गया है: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, विपत्तु, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। सात्विक भाव यानी ट्रुथ। आपको जानकर हैरानी होगी, स्थायी भाव और संचारी भाव का अभिनय किया जा सकता है, पर सात्विक भाव अपने आप आता है। आप अगर इन 8 सात्विक भावों के नाम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, रोमांच, अश्रु या स्वेद यानी पसीना, आंसू, ये सब अपने आप घटते हैं। अगर आप अभिनय सही करेंगे तो ये सात्विक भाव अपने आप आएगा और तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, मैंने अभिनय किया है। इन स्थायी भाव और व्यभिचारी भावों को दिखाने के लिए हमारे पास 3 तरीके अभिनय होते हैं: आंगिक, वाचिक और सात्विक। आंगिक यानी फिजिकल एक्शंस, एक्सप्रेशंस। वाचिक यानी स्पीच या वर्बल एक्टिंग। सात्विक यानी ट्रूथफुल होकर एक्टिंग करना। इन सब को बेहतर समझने के लिए आपको अनुभाव को समझना चाहिए। श्लोक के अनुसार अनुभाव ही है जिसके जरिए हम भाव को प्रकट करते हैं, पर उससे पहले आपको इस शब्द को बेहतर समझने के लिए इसका संधि विच्छेद करना चाहिए। तो आपको 2 शब्द मिलते हैं, अनु, भाव। संस्कृत में जब भी कोई बाद में आता है उससे पहले अनु लगाया जाता है। इसको समझने के लिए मैं आपको फिर से एक उदाहरण देता हूं। करण, अनुकरण, कृति, अनुकृति। यानी करण यानी कोई भी कार्य, कृति कोई भी कार्य वो पहले घटता है, अनुकृति या अनुकरण बाद में आता है। ठीक वैसे ही भाव पहले आता है, अनुभाव उसके बाद आता है, इसलिए अनुभाव।
अनुभव शब्द को आप अगर किसी नाट्यशास्त्र के जानकार या कोई प्रोफेशनल डांसर से पूछेंगे तो अक्सर आपको वो मुद्राओं के बारे में बताएंगे या फिर आंखों का मूवमेंट, आईब्रोज के मूवमेंट के बारे में बताएंगे, और लोग उसी को कंफ्यूज करते हैं एक्टिंग से। लोग मानते हैं कि आंखें मटकाना, कान हिलाना ये अभिनय है, जिस वजह से YouTube पर भारी मात्रा में फेशियल एक्सप्रेशन पर वीडियो बनते हैं, पर दरअसल अनुभव उससे कहीं ज़्यादा। इस शब्द को अगर सरल हिंदी में बोलें तो अनुभव। अब आप सोचिए इस शब्द का प्रयोग आप कब करते हैं? अनुभव यानी एक्सपीरियंसिंग। अगर मैं इस सब का सार निकालूं तो इसका अर्थ यही है, एक्सपीरियंसिंग इज द एक्सप्रेशन, नाट्यशास्त्र के हिसाब से। यानी जब आप खुद महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, वही एक्सप्रेशन है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक फिल्म सजेस्ट करता हूं। आपने देखा होगा पर गौर नहीं फरमाया होगा। आपने लाइफ ऑफ पाई देखा है? उसमें एक सीन है जहां पर पाई अपने महिला मित्र के साथ जू में जाता है। वो एक शेर को देखते हैं, शेर कान हिलाता है, लड़का बोलता है देखो कैसे इतरा रहा है, और डांसर उसे कहती है नहीं वो कुछ सुन रहा है। फर्क इतना ही है। उम्मीद है आपको भाव के बारे में थोड़ा बहुत आभास हो गया होगा। नहीं समझ पाए तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देखिए, या तो फिर किसी टीचर को ढूंढिए जो इन सब बातों को जानता है, जो आपको समझा पाए। खैर, ये एपिसोड का अंत यही होता है। आप अब गेस करें, 10वां एपिसोड था 10 किताबों के बारे में, 9वां एपिसोड था 9 रस के बारे में, 8वां एपिसोड 8 भावों के बारे में। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए 7वां एपिसोड किन 7 बातों के बारे में होने वाला है। पिछला एपिसोड देखने के लिए साइड में क्लिक करें, नेक्स्ट एपिसोड के लिए नीचे क्लिक करें। सी यू।